हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो हमारी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए होगी। क्लास 10th के स्टूडेंट्स जो लगातार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि हमने आपसे पहले कौन कौन सी वीडियो अपलोड की हैं, लेकिन जो नए यूजर्स हैं, जो नए सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों को मैं बता दूं कि हमने क्लास 10th का जो फिजिक्स वाला मोड है वो स्टार्ट किया है और उसमें विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित चैप्टर स्टार्ट किया है। और इसमें अभी तक हमने विद्युत धारा, विद्युत आवेश और विद्युत ऊर्जा के स्रोत, सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो है ओम का नियम। आज हम लोग ओम का नियम पढ़ने की कोशिश करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में आपको ओम के नियम से संबंधित कुछ बातें बता दूं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन में डाल दे आपको। तो कम समय में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग इसमें आप लोगों से शेयर करेंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग है, ओम का नियम। ओम का नियम ओम्स लॉ, ओम का नियम। तो ओम के नियम से संबंधित कुछ बातें आप लोगों को समझनी होगी। इससे पहले हमने आपको बताया, सबसे पहले बताया कि जो विद्युत आवेश होता है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यों से प्रदर्शित करते हैं। और एक टॉपिक और बताया था, जिसे बताया था विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए हमें एक चालक की आवश्यकता होती है, हमें एक तार की आवश्यकता होती है जो धातु का बना होता है या ऐसे पदार्थ का बना होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। समझने की कोशिश कीजिएगा बहुत बारीकी से। तो ओम नामक वैज्ञानिक ने इस संबंध में अपना एक नियम प्रस्तुत किया। उस नियम के अंतर्गत इन्होंने बताया कि यदि हम कोई चालक ले, एक वायर है, एक तार है, इसकी दो बिंदुएं हैं, इसके दो सिरे हैं, एक सिरा A है और एक सिरा इसका क्या है, B है। इस तार में हमने ये विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, इधर से इधर विद्युत धारा यहां लिख देते हैं। हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जिसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं। एक पॉइंट और बताया था मैंने आपको, उससे संबंधित एक वीडियो कल ही अपलोड की है। विद्युत विभव से संबंधित एक वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि विद्युत विभव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। तो इस वायर में, इस तार में, इस चालक में, इंग्लिश में इसे कंडक्टर बोलते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है और वो इलेक्ट्रिसिटी A से B की तरफ फ्लो हो रही है। तो हम समझेंगे कि विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण इन दोनों बिंदुओं के बीच एक प्रकार का विभव उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है, विभव उत्पन्न हो रहा है। इस पॉइंट को आप लोग आसानी से एक बार नोट कर सकते हैं। ये विभव इस वाले पॉइंट का कुछ और होता है, इस वाले पॉइंट का विभव कुछ और होगा।
तो दोनों मैंने पहले भी बताया था, विद्युत विभवांतर के बारे में बताया था। किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं, और दोनों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो जो यहाँ का विभवांतर, जो विभवांतर है वो कितना है, v है। तो ओम नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि भाई यदि इस तार की लंबाई इतनी ही रहने दें, तार की लंबाई मान लीजिए 2 मीटर है, तार की लंबाई कितनी है, 2 मीटर है मतलब, और हमने इसमें इस 2 मीटर तार के हिस्से होंगे, कितना भी बड़ा तार हो सकता है, उसका एक सिरा A होगा, एक सिरा B होगा, उसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित की हुई है। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हमने यहाँ I से प्रदर्शित किया, धारा प्रवाहित करने के कारण इनके बीच में क्या उत्पन्न हो गया, विभवांतर उत्पन्न हो गया। तो ओम ने क्या बताया, ओम नामक साइंटिस्ट ने बताया कि यदि इस चालक की भौतिक स्थिति में, यदि इस चालक की भौतिक स्थिति में कोई परिवर्तन ना किया जाए, भौतिक स्थिति यहां पे क्या हो सकती है, भौतिक स्थिति यहां पे हो सकती है तार की लंबाई, तार की चौड़ाई हो सकती है, इसको मोटाई भी कह सकते हैं, तार का जो ताप है वो भी भौतिक अवस्था है, या तार की प्रकृति भी निर्भर करती है। ये एक्सेप्शनल केस है और मुख्य रूप से आप इन 3 चीजों को ज्यादा देखेंगे। तो ओम नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया, 2 मीटर का ही तार का ध्यान रखेंगे। तो ओम ने क्या बताया कि यदि इस तार की भौतिक अवस्था को स्थिर रखा जाए, बदला ना जाए, तार 2 मीटर है वैसा का वैसा ही रहने दिया, उसकी लंबाई में कोई परिवर्तन ना करे, उसकी मोटाई में कोई परिवर्तन ना करे, उसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन ना करे, तो क्या होगा, यहां लिख देते हैं, यदि किसी चालक की यहां पॉइंट लिखा हुआ है आसानी से, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव, कोई परिवर्तन ना किया जाए, हम यहां लिख सकते हैं कि भाई उसका जो स्थिति है, भौतिक स्थिति, वो कैसी रखी जा सकती है, वो रखी जा सकती है हमारी, स्थिर रखी जा सकती है। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो क्या होगा, यहां से देखने वाली बात है। तो ध्यान से देखेगा इस पॉइंट को, बार बार मैं भौतिक अवस्था की तरफ आपको क्या करवा रहा हूं, पॉइंट आउट करा रहा हूं। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक में प्रवाहित धारा, जो धारा है I, जो चालक में करंट फ्लो हो रहा है, जो विद्युत धारा फ्लो हो रही है, तो चालक में प्रवाहित धारा जो I है, I उसमें उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती, प्रोपोर्शनल टू कह सकते हैं इसे, अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि ओम नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि यदि किसी चालक में
या चालक की जो भौतिक स्थिति है उसको स्थिर रखा जाए, भौतिक स्थिति में कोई परिवर्तन ना किया जाए। भौतिक स्थिति कौन कौन सी हो सकती है? लंबाई, चौड़ाई, ताप हो सकता है, मतलब ना तो तार का टेम्परेचर बढ़ाया जाए, जैसा था वो वैसा ही रहने दिया जाए। तार की मोटाई ना बढ़ाएं, पहले तार पतला था फिर मोटा हो गया, ऐसे ना करें, जैसा है उसको ऐसे रहने दें। तार की लंबाई ना बढ़ाएं, लंबाई के बारे में मैंने एग्जाम्पल बताया, यदि तार 2 मीटर का है तो 2 ही रहने दें। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें फ्लो होने वाली, उसमें बहने वाली जो धारा है, जो धारा आई है, वो विभवांतर के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। जो V होगा वो प्रोपोर्शनल टू होगा किसके? I के प्रोपोर्शनल टू होगा। V प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? I होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और जो यहाँ V है, इस प्रोपोर्शनल टू को हटाएंगे तो इस प्रोपोर्शनल टू की जगह पे आएगा R, और इसको हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे? I ले लेंगे। इसको आप लोग नोट करिए, ये है क्या चीज? या इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, या R बराबर V अपॉन I, R बराबर V अपॉन I, या और भी अगर V की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो V बराबर इसे और इसे आपस में हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी वैल्यू निकल गई? कितनी वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग एक ही फॉर्मूले से कि V बराबर होता है RI, ये भी लगभग समान ही रहेगा, और R बराबर V अपॉन I। यहाँ R क्या है, इस R के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। और R के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं V की, तो V क्या है? यहाँ पे V तो आपको पता ही था, V है यहाँ पे विभवांतर, सिरों के बीच में जो विभवांतर है। यहाँ I क्या है? जो चालक में विद्युत धारा बह रही है, चालक में जो विद्युत धारा बह रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं? I कहते हैं। यहाँ R क्या है? R एक नियतांक है, नियत अंक की, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, एक नियतांक है। R क्या है? यहाँ पे एक नियतांक है। इस R को हम लोग यहाँ पे एक नाम से और पुकारते हैं। R हो सकता है प्रतिरोध। R क्या हो सकता है? R हो सकता है हमारा क्या? प्रतिरोध हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, R क्या हो सकता है? प्रतिरोध। तो R को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि काफी सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। यहाँ अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं एक बार। फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हैं, अभी अभी फॉर्मूला आप लोगों के सामने बन के आया है। और वो फॉर्मूला क्या बन के आया था अभी अभी इससे पहले? V इज इक्वल टू क्या बन के आया था? IR बन के आया था। या हम इससे अगर R की वैल्यू निकालना चाहें तो R बराबर V अपॉन क्या है? ये I है। R बराबर V अपॉन I। तो मैंने बताया यहाँ R क्या है? R है एक प्रतिरोध। प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको समझने की कोशिश करेंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है। किसी तार में उत्पन्न प्रतिरोध वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत धारा को बहने में, विद्युत धारा को फ्लो करने में रुकावट पैदा करता है, मना करता है, रोकने की कोशिश करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? प्रतिरोध कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, तार की लंबाई अगर बढ़ती चली जाएगी, तार अगर लंबा होता चला जाएगा तो प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा? ज्यादा होता चला जाएगा धीरे धीरे। वो बात इस वीडियो में थोड़ा सा आगे की तरफ करेंगे। बाकी अभी हम लोग इससे संबंधित कुछ बात कर लेते हैं। तो R बराबर होता है V अपॉन I। V यहाँ पे क्या है आपको तो पता ही है, आज भी आप लोगों के सामने इसके रिगार्डिंग डिस्कस हुआ है।
और विभवांतर, और I यहाँ पे क्या है, I है यहाँ पे विद्युत, I है विद्युत धारा। समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग इसका मात्रक निकालने की कोशिश करें तो इसका मात्रक क्या होगा। हम लोग जानते हैं विभवांतर का मात्रक क्या होता है, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। बताया था कल भी, इससे पहले वाले वीडियो में। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बताएंगे कुछ स्टूडेंट, नोट करते रहेंगे साथ साथ। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो अगर आपसे इस तरीके से अगर कोई फॉर्मूला पूछा जाता, मात्रक पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है या प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो आप उसका जवाब क्या देंगे कि प्रतिरोध का मात्रक होगा, आर का मात्रक होगा वोल्ट अपॉन एम्पियर। अगर इसे याद करने में कुछ समस्या आ रही है या ये थोड़ा सा टिपिकल नजर आ रहा है, तो इसके स्थान पे हम इसका एक सिंगल नाम से भी इसको हम प्रदर्शित करते हैं। मतलब आर का जो मात्रक होता है वो ओम भी होता है। ओम नामक साइंटिस्ट ने यह नियम दिया था, तो उन्हीं के नाम पर इसका मात्रक रखा गया है। तो ओम नामक वैज्ञानिक के नाम पर आर का मात्रक है शॉर्टकट में। और इस ओम को हम लोग किताब में अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें इसका जो सिंबल है, जो इसका देखने के मतलब किस अक्षर से, किस वर्ड से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, तो ओम नामक शब्द को या ओम को हम लोग इस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, इस डिजाइन से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको समझने की कोशिश करनी है। तो ओम के बारे में कुछ और बातें आगे की तरफ करेंगे, लेकिन बात करते हैं यहाँ प्रतिरोध की। तो प्रतिरोध को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये एक ओम क्या होता है, इस एक ओम के बारे में बात करते हैं। मैंने अब से पहले आपको कुछ वीडियोस में, एक दो वीडियो में कुछ परिभाषाएं और बताई हैं। जैसे मैंने आपको बताई थी एक एम्पियर की परिभाषा क्या होती है। क्या बताया था मैंने आपको, एक एम्पियर की परिभाषा बताई थी। मैंने आपको एक वोल्ट की परिभाषा बताई थी। मैंने आपको आज एक क्वेश्चन और आपके सामने लाया है, मतलब ओम क्या, एक ओम की परिभाषा बताइए। तो वो एक ओम की परिभाषा से थोड़ा सा एक बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ओम की जो परिभाषा है, एक ओम की जो परिभाषा होगी, मैं यहां लिख देता हूं। एक ओम की परिभाषा, यदि किसी चालक में यदि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर तथा उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो चालक में उत्पन्न प्रतिरोध 1 ओम होगा। थोड़ा जल्दी लिखा है, संभव है कि कोई शब्द अगर समझ में ना आए तो फिर जो मैं बोल रहा हूं उसके अनुसार लिखने की कोशिश करें। मैं रिपीट कर देता हूं कि यदि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर हो और उनके सिरों के बीच विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो, तो चालक में जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, 1 ओम कहेंगे। ये समझने योग्य बातें हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे अपनी बात को। अब इस प्रतिरोध को थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाते हैं कि ये प्रतिरोध होता क्या है। प्रतिरोध होता क्या है वो बता ही दिया मैंने कि प्रतिरोध जो है चालक में विद्युत धारा के फ्लो करने को, उसके बहने को रोकने की कोशिश करता है, रुकावट पैदा करने की कोशिश करता है। अब हम लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो चालक का प्रतिरोध है,
वो प्रतिरोध किन कारकों से प्रभावित होता है। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। तो यहां लिख सकते हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रतिरोध को क्या करते हैं, प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है चालक की लंबाई। चालक की लंबाई के बारे में, मैंने तार की लंबाई के बारे में आपको बता दिया है कि जो चालक की जो लंबाई है उसके बारे में कुछ डिस्कशन किया था कि यदि चालक तार की लंबाई बढ़ा दी जाए, तार हम लोगों ने यहाँ पे 2 मीटर लिया था तो कुछ ना कुछ इसमें प्रतिरोध लग रहा था, लेकिन अगर चालक की लंबाई हम 2 से बढ़ाकर 5 मीटर कर दें तो चालक का प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तार की लंबाई जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी उनके प्रतिरोध का, उनके रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, जो मान है, वो भी क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ये समझने की कोशिश करनी है। एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिए। तार की लंबाई, जैसे आपके घर से कुछ दूरी पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और आपने अपने घर का वायर जाके उस ट्रांसफार्मर पे लगाया हुआ है, विद्युत धारा प्रवाहित होकर आपके घर के अंदर जो आ रही है और आपके घर के उपकरण चल रहे हैं। लेकिन अगर उस तार की लंबाई को हमें बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़े, काफी ज्यादा बढ़ाना पड़े, तो क्या हो, मतलब अब उस तार की जो लंबाई है हमें 2 गुना कर दी जाए। वो ट्रांसफार्मर वहां से हट गया, अब चूंकि हमें घर के अंदर लाइट लेके आनी है तो वो ट्रांसफार्मर काफी दूर चला गया था, इसलिए हमें अपने तार में जितना वायर वहां तक गया था डबल वायर जोड़ना पड़ेगा और तार की लंबाई क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब तार की लंबाई ज्यादा हो जाएगी तो जितनी पावर से लाइट पहले आ रही थी उसमें कुछ कमी आएगी, मतलब उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे तार की लंबाई आप बढ़ाते चले जाएंगे प्रतिरोध भी बढ़ता चला जाएगा और धारा की जो वैल्यू है, जो मान है, वो क्या हो जाएगी, उसकी एफिशिएंसी, जो उसकी तीव्रता है, वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। ये एक ऐसा ही एग्जाम्पल था, किसी विशेष किताब में नहीं लिखा हुआ है ऐसे, जिससे आपको समझ में आ जाए। एक अलग से एग्जाम्पल बताने की कोशिश की है। तो तार की लंबाई के बारे में मैंने बताया था कि जो प्रतिरोध होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है, किसके, L के होगा। अनुक्रमानुपाती किसके होगा, L के होगा। L मतलब यहाँ पे क्या है, L यहाँ पे है लंबाई। तो लंबाई को समझने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग चालक तार के, किसकी, चालक तार के चालक की मोटाई की बात करते हैं, या हम कह सकते हैं चालक तार का क्षेत्रफल। चालक तार का क्षेत्रफल, तो यहां बताया जाता है कि तार की जो अनुप्रस्थ काट है, अनुप्रस्थ काट के बारे में बात करते हैं कि जैसे ये एक मार्कर आप लोगों के सामने है, तो यदि मैं इसको ऐसे काटूं, ऐसे काट दूं ऊपर से, तो गोल गोल दिखाई देगा कटने के बाद भी, तो उसे कहते हैं अनुप्रस्थ काट, मतलब TS, ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर मैं इसको ऐसे काटूंगा तो उसे कहते हैं अनुदैर्ध्य काट, मतलब LS, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो हम बात कर रहे हैं अनुप्रस्थ काट की। काट करने के बाद वायर ऐसा समझ में आएगा, मतलब तार की जो लंबाई, तार की जो मोटाई है वो क्या होती जा रही है, तार की मोटाई बढ़ रही है। तो क्या होगा, तार की मोटाई बढ़ने से क्या होगा, और तार की मोटाई है वो कम होने से क्या होगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा। तब तक आप सब लोग इसे नोट कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सारी चीजों को, एक एक पॉइंट को नोट करते रहें अपनी कॉपी में। तो इन्होंने बताया कि यदि तार की जो मोटाई है वो बढ़ती जाएगी, अगर तार मोटा होता जाएगा तो तार का जो प्रतिरोध है वो कम हो जाएगा। तार मोटा होने से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने में आसानी रहेगी, आसानी से फ्लो हो सकता है, प्रतिरोध कम हो जाता है। और यदि तार पतला है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब
जो R है वो रिवर्स प्रोपोर्शनल टू होगा किसके? क्षेत्रफल के। क्षेत्रफल यहाँ पे A से प्रदर्शित कर रहे हैं हम लोग, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अच्छा, पहले इन दोनों को मिला के एक नया फॉर्मूला बना लेते हैं, उसके बाद दो चीजें और डिस्कस करेंगे, वो भी कारक ही है। यहाँ दोनों में R कॉमन है, प्रोपोर्शनल टू क्या है वो भी कॉमन है। इन दोनों को एक साथ मिलाने की कोशिश करते हैं तो ये क्या आ जाता है? L अपॉन क्या आ जाता है? L अपॉन A आ जाता है। यहाँ इस प्रोपोर्शनल टू को हटाते हैं तो इनकी जगह पे कुछ एक नया शब्द आता है और यहाँ L अपॉन क्या कर देंगे हम लोग? A कर देंगे, L अपॉन A कर देंगे। या R की मल्टीप्लाई इसमें करिए, अगर हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? R इंटू A अपॉन इसके नीचे क्या पहुंच जाएगा? L पहुंच जाएगा। इतनी बात समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये जो नया शब्द बन के आया है इसे कहते हैं रो। क्या कहते हैं इसे? रो कहते हैं। ये रो कहां से आया? इस प्रोपोर्शनल टू का जो सिंबल है इसको हटाने से एक नया शब्द, एक नियतांक है ये क्या है? एक नियतांक है। यहां आप लोगों को कोई समस्या ना हो इसलिए वीडियो को 10 या 20 सेकंड पीछे की तरफ ले जाके ध्यान देते रहिएगा कि हमने कौन सी चीज कहां लिखी है। ये जो रो होता है इसे तार का क्या कहते हैं? इसे तार का क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तार का क्या कहते हैं? इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यहां अगर हम लोग माने कि यदि A जो है वो 1 मीटर है, क्षेत्रफल कितना है? 1 मीटर है, और जो L है, L वो कितनी है? वो भी लंबाई भी कितनी है? लंबाई भी 1 मीटर है। तो मतलब A की जगह पे 1 रखिए, L की जगह पे 1 रखिए। यहां मिटा देते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ, आसान रहेगा। तो यदि हम रो इज इक्वल टू R इंटू A की जगह पे क्या रख दें? 1 रख दें, और अपॉन L की जगह पे 1 रख दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रो इज इक्वल टू R। रो इज इक्वल टू R। तो विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा के लिए थोड़ा सा अलग से इंतजार करना होगा, तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए। काफी सारे पॉइंट आ जाते हैं यहाँ पे, उन सब पॉइंट्स को देखना भी होता है, समझना भी होता है। लिख लिया होगा आप सब लोगों ने यहाँ। अब यहाँ बात जो करते हैं हम लोग, इसे मिटाने की कोशिश करते हैं। एक बार थोड़ा सा और मिटा देते हैं जिससे आप लोगों को लिखने में कोई समस्या ना आए। तो ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है, ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? यह तार का एक गुण है, किसी भी चालक का एक गुण है जो तार के 1 मीटर लंबे व 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। 1 मीटर था और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर। तो एक गुण है विशिष्ट प्रतिरोध, इसको आपको समझना है। वीडियो कुछ लंबी हो गई है, क्योंकि पॉइंट को समझाने के लिए थोड़ा ध्यान से सब क्लियर करना पड़ता है, जिससे आप सब लोगों को आसानी से वो सब चीज़ें समझ में आ जाएं जो हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन है, जो ओम का नियम था, वो कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अपनी बुक्स में से जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं वो अपनी बुक्स में से ओम के नियम को एक बार पढ़ेंगे। वहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि यदि विद्युत धारा का मान बढ़ता है तो विभवांतर के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, या यदि विभवांतर का मान बढ़ेगा तो धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आपको
ये टॉपिक समझ में आ गया तो उस ग्राफ को, उस डायग्राम को भी आप आसानी से बना सकते हैं और उसे आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन यदि फिर भी आप सभी स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है वो ग्राफ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। मैं एक अलग से क्लास या एक अलग से सेशन स्टार्ट करके आपको उस ग्राफ के बारे में, उस डायग्राम के बारे में सभी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। और हमारे YouTube चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी को लगातार सब्सक्राइब करते रहें। कुछ स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, वो बीच में ही छोड़ देते हैं, समझते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है, हमें अब आगे समझने की ज़रूरत नहीं है। इस टॉपिक में, इस वीडियो में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंटर रिलेटेड हैं, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके और लास्ट तक देखना ज़रूरी होता है, जिससे पूरे टॉपिक का जो सिनारियो है, जो पूरा समझ में आने की जो स्थिति है वो क्लियर हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।